अच्छा, अब हम अपने चौथे यूनिट पे आ जाते हैं, गवर्नमेंट एंड दी मैक्रो इकॉनमी। इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है सब, वो डिमांड सप्लाई, प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांड गिरती है, प्राइस गिरती है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, या क्वांटिटी सप्लाइड का केस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक मार्केट्स को लेकर सारे यूनिट्स थे कि कंपटीशन किसी मार्केट के अंदर, या मिसाल के तौर पे किसी वो वेरिएबल कॉस्ट किसी फर्म की होती है, टोटल कॉस्ट होती है, और उसको जो है ना इंटरसेक्ट जब तक लाइन नहीं करती सेल्स की तो हमारा ब्रेक इवन अचीव नहीं। तो वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिक कंपनीज या स्पेसिफिक इंडिविजुअल की चॉइसेस, इन सारी चीज़ों को लेकर था। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट द होल इकॉनमी। तो गवर्नमेंट का रोल मैक्रो इकॉनमी में क्या है? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजंस जो है मैक्रो इकोनॉमी का अफेक्ट करते हैं। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमी की पूरी इकोनॉमी की जो पॉलिसी है वो हर माइक्रो सेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है ना, तो ये आपस में मिलते जुलते ही हैं, बस ये है कि थोड़े और ब्रॉडर व्यू से हम इसको देख रहे हैं इकोनॉमिक्स को। तो पहला इसमें हेड है द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मैक्रो इकोनॉमी, ये ध्यान में रखना। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट पहली बात है वो इंटरवीन करती क्यों है? इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के किसी भी सेक्टर के अंदर कोई पॉलिसी लेके आ सकती है। फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर बहुत बूम तो हो रहा है लेकिन रिसोर्सेज डिप्लीट होती चली जा रही है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। सोसाइटी की कोई एक स्पेसिफिक पार्ट जो वो डिसएडवांटेज हो रही है तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, टैक्सेस कलेक्ट करके, दूसरी जगह पे करके। गवर्नमेंट जो है देखती है कि इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि कितनी सोर्सेज से फॉरेन एक्सचेंज या डॉलर कह लो, पाकिस्तान में रहते हुए कितनी सोर्सेज से डॉलर आ रहा है और कहाँ कहाँ स्पेंड हो रहा है डॉलर। तो ये इसका मतलब इसका जो आंसर, फाइनल आंसर 0 बनना चाहिए एटलीस्ट, कि जितना डॉलर आ रहा है, जितना डॉलर जा रहा है वो अरेंज भी तो करना है ना कहीं से, तब जाके नेट इफेक्ट 0 होगा। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जितना डॉलर हमारा जा रहा है अपने मुल्क से बाहर, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, तो उतनी अगर गुड्स एंड सर्विसेज सेल नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर वो जो है ना हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और वो प्रॉब्लम फिर फुलफिल कैसे होगी? हम किसी लोन्स ले रहे होंगे किसी दूसरे ममालिक से, जब या IMF से लोन्स ले रहे होंगे, जब वो लोन्स लेंगे तो फिर उस पर इंटरेस्ट पे करना है और IMF की पॉलिसीज़ लगनी है, या किसी और मुल्क के साथ हम कोई लोन का एग्रीमेंट करते हैं, किसी से बोरो करते हैं, तो बोरो करते थे बोरोइंग की कॉस्ट होती है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को देखना होता है गवर्नमेंट ने कि हम ओवर इम्पोर्ट्स तो नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा तो इम्पोर्ट्स नहीं कर रहे कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसलिए भी एंटर होती है गवर्नमेंट। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आपकी लोकल इकॉनमी पे क्या है? मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे मुल्क करीब आते जा रहे हैं तो इकनॉमीज जो आपस में भले बॉर्डर बने हुए हैं दो ममालिक के दरमियान, लेकिन इकनॉमीज अपने जो ट्रेड के बॉर्डर्स है वो ख़त्म करती है, बैरियर्स ऑफ ट्रेड ख़त्म करके फ्री ट्रेड कर रही होती है। और फ्री ट्रेड के अंदर फेयर रखती हैं कि आप जो बेस्ट बनाते हो हमारा मुल्क खरीद लेगा, हम जो बेस्ट बनाते हैं आपका मुल्क खरीद लेगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स विल वर्क। और जैसे जैसे आप अगले यूनिट्स में आओगे तो ये बात को और अच्छे से समझोगे। बहरहाल तो गवर्नमेंट उस पूरे सिस्टम को देखती है, बड़ी क्लोजली मॉनिटर करती है कि ऐसा तो नहीं कि हम डिसएडवांटेज पोजीशन में आ जाए, मतलब ऐसा कि दूसरे मुल्क से इतना सस्ता माल आ रहा है और इतना अच्छा माल आ रहा है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री बूस्ट ही नहीं कर पा रही है, तो कम से कम वो बहुत सस्ता माल आता हुआ उसको हम ड्यूटीज़ लगा के थोड़ा महंगा कर दें ताकि लोकल इकोनॉमी एकदम ही बैठ ना जाए ना। क्यों ऐसा, मतलब लोकल इकोनॉमी चीप क्यों नहीं बेच रही? हो सकता है कि बनाना महंगा पड़ता हो। क्यों बनाना महंगा पड़ता हो? क्योंकि स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, और स्किल्ड लेबर जितनी अवेलेबल है तो उतनी लेबर बहुत हाई प्राइसेस चार्ज कर रही है, या वो मशीनरी नहीं है, दूसरी दुनिया के दूसरे ममालिक से वही गुड्स एंड सर्विसेज आप रिसीव करो, वो बहुत ही प्रोडक्टिव टूल्स एंड इक्विपमेंट और मेथड्स को यूज़ करते हुए बना रहे हैं, वो तो ज़्यादा प्रोडक्टिव पोटेंशियल उनका है, उनकी चीप बन रही है प्रोडक्ट्स, हमारी एक्सपेंसिव बन रही है, तो इंपोर्ट के वक्त उनके ऊपर ड्यूटी लगा के एक्सपेंसिव कर दी, तो इससे क्या हुआ आपकी लोकल इकोनॉमी सस्टेन कर सकी। तो इस तरह की पॉलिसीज़ लगाती है गवर्नमेंट्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट इलेक्ट ही कुछ इस तरह से हुई कि पब्लिक चाहती है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे, नेशनलाइज्ड होने चाहिए बिजनेस वगैरह, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। सही है, गवर्नमेंट का अगर प्लान है लेट्स सपोज डिसेंट्रलाइज करने का या सेंट्रलाइज करने का, सेंट्रलाइज करने का मतलब ये होता है कि
जो प्राइवेट सेक्टर है उसको गवर्नमेंट खरीद ले या उसको कंट्रोल कर ले, सेंट्रलाइजेशन है। और डिसेंट्रलाइज करने का मतलब प्राइवेट सेक्टर बढ़ जाए, मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली जाए इकॉनमी। तो वो उस प्लान्स के हिसाब से जितना डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएगी गवर्नमेंट, उतना ज़्यादा अपना जो है वो रोल कम कर देगी, और जितना प्लान है सेंट्रलाइज करने का उतना अपना रोल बढ़ा देगी। ठीक है, तो दिस हैपेंस। इसको मैं स्ट्राइक थ्रू कर रहा हूँ। प्लान्स टू सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज समझना है इसका मतलब। ठीक है, अच्छा, तो ये वजूहात हैं और ऐसी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी माना पर गवर्नमेंट जो है वो एंटर करती है और अपना रोल निभाती है। गवर्नमेंट्स इन्फ्लुएंस ऑन दी लोकल इकॉनमी। अच्छा, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस जो है वो मतलब आप समझ लो किस किस लेवल पे। गवर्नमेंट लोकल लेवल पे, मतलब एक समझ लो एक लोकल गवर्नमेंट ये कहलाती है इलाके की गवर्नमेंट या किसी प्रोविंस की गवर्नमेंट, और एक पूरे मुल्क की नेशनल गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट का रोल लोकल लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है, और इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल्स पे भी होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड को भी अफेक्ट करती है गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, नेशनल ट्रेड को भी अफेक्ट करती है इन अ गुड एंड बैड बोथ वेज। ठीक है, और लोकल मतलब ये कि किसी इलाके या किसी टाउन या किसी सिटी या किसी प्रोविंस की लेवल की जो इकॉनमी होती है वो लोकल इकॉनमी कहलाती है, उस लेवल तक भी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई ऐसे डिसीजन मेकिंग लीजिए पूरे पाकिस्तान में फार एंड वाइड अगर अप्लाई हो रहे हो तो वो नेशनल लेवल पे उसका इम्पैक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविंस अपने प्रोविंशियल को टैक्सेस कलेक्ट कर रहा हो तो उसका सिर्फ उस प्रोविंस के ऊपर लागू होगा वो। ठीक है, वो अपने ही प्रोविंस से टैक्सेस कलेक्ट करके फिर स्पेंड बैक भी करेगा पब्लिक के ऊपर। और ऐसा होता है कि आपके दोनों टैक्सेस है, लोकल टैक्सेस भी होते हैं और पूरे फेडरल टैक्सेस भी होते हैं। पूरी गवर्नमेंट जो नेशनल है उस तक भी टैक्सेस जाते हैं, जैसे आपके इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, जबकि लोकल टैक्सेस भी होते हैं, जैसे कि आपका पाकिस्तान में रहते हुए सिंध के अंदर सिंध का सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जमा होता है, फिर वो स्पेंड बैक भी करेगी, उसी टैक्स को कलेक्ट किया। तो लोकल जो सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसके पास जो भी सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो उस पर स्पेंड बैक भी करेगी फिर वो। ठीक है, और सिर्फ वही नहीं, नेशनल गवर्नमेंट से भी बजट मिलेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, खुद भी कलेक्ट करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्सेस, और नेशनल गवर्नमेंट से भी एक बजट मिलता है स्पेंड करने के लिए, तो वो स्पेंडिंग करती है। सही। सो गवर्नमेंट्स का रोल जो है लोकल लेवल तक, नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक होता है। इसमें मोस्ट पार्ट इससे लिखा है कि आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा, बट स्टिल मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। ये सेक्शन ऑनवर्ड जितने भी है ना उसमें कुछ चीज़ें ही कॉन्सेप्चुअल हैं, बाकी आपने रीड करना, और इतने आसान बनाए हैं इंशाल्लाह कि आप रीड करेंगे, इंग्लिश समझ में आती है तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या बात हो रही है। बस आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कौन सी हेडिंग के अंडर कौन सी हेडिंग है। अब जैसे 4.1 के अंदर 4.1.1 है, फिर उसके अंदर आई लाइक रोमन्स में लिखा है 1 और 2, तो ये 4.1.1 के अंदर, जब तक 4.1.2 नहीं आ जाता ये इसके अंडर है सब कुछ। फिर 2, 3, अब 3 के अंडर ये जो 3 है, 3 के अंडर दोबारा से एक 1 आ गया। सही है, और ये छोटा फॉन्ट लिखा हो तो आप समझ जाओगे ये उसके अंडर है। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एट लोकल एंड नेशनल लेवल। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट जो है लोकल और नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इम्पैक्ट करती है, तो उसका कंज्यूमर वाला रोल भी होता है, प्रोड्यूसर वाला रोल भी होता है। गवर्नमेंट इटसेल्फ अ कंज्यूमर भी है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करती है, गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट भी तो परचेज करती है प्रोवाइड करने के लिए। गवर्नमेंट बिजली इस्तेमाल करती है तो एक्सपेंडिचर कर रही है। ठीक है ना, और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है, हेल्थ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, गवर्नमेंट बिजली कंज्यूम कर रही है, डॉक्टर्स की सर्विसेज कंज्यूम कर रही है, जो बेड्स वगैरह खरीदने हैं, जो भी सप्लाईज खरीदने हैं हॉस्पिटल की जो होते हैं वो सब, उस सब को खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है, और उस सब के साथ फिर प्रोडक्शन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कर रही है। सही ना, तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी होती है और गवर्नमेंट कंज्यूमर भी होती है इटसेल्फ। ठीक है, जब गवर्नमेंट कंजम्पशन करती है तो वो किस किस तरह की, करंट लेवल की होती है और कैपिटल लेवल की होती है। कुछ होती है ऑन गोइंग एक्सपेंसेस को पूरा करने वाले, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदना है उसके पैसे दे रही है गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा डे टू डे जो भी रनिंग कॉस्ट है किसी अपने गवर्नमेंट के इदारों को चलाने की, वो पे ऑफ कर रही है। माहाना सालाना कॉस्ट है इदारों की चलाने के लिए, वो पे ऑफ कर रही है। तो ये तो रनिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आ गए, वो सारे करंट एक्सपेंडिचर्स हैं। एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी देना, जिनको पेंशन बंधी हुई उनकी पेंशन पे आउट करना। ठीक है, और होते कुछ होते कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट पूरे एसेट्स खरीदती है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि किसी एसेट को चलाने का एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कोई एसेट खरीदना।
तो हॉस्पिटल बनाना इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल को चलाना इट्स एन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी तरीके से कोई स्कूल्स बनाना या कोई दूसरे गवर्नमेंट के इदारे बनाना, वो उनको बनाने के लिए जितने भी एसेट्स आपके आ रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है सब कुछ, ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट वो अलग करती है। साथ में गवर्नमेंट उनको रनिंग कॉस्ट वाले भी जो एक्सपेंडिचर वो करती है। तो करंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे डैम बनाना इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब डैम को जो ऑपरेट कर रहा है उनकी माहाना सैलरी इट्स अ रनिंग कॉस्ट, तो यू नो इट ना। अच्छा जी, गवर्नमेंट का एज अ कंज्यूमर ये रोल है, और कंज्यूम कर रही है अगर गवर्नमेंट रिसोर्सेज को, तो फिर कुछ प्रोड्यूस भी कर रही है। जैसे डैम्स बनाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उसको डैम्स को मेंटेन करने के लिए, उनको रिजर्वायर्स को क्लियर करने के, रिजर्वायर्स के अंदर सिल्ट वगैरह या कुछ हो जाता है जमा, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए, वहाँ सैलरीज देने के लिए जो भी इंजीनियर्स हैं उन सबको, उसको मेंटेन रखने के लिए जो सारे एक्सपेंस, ऑपरेशनल एक्सपेंस भी कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन उसके बदले फिर आप प्रोड्यूस क्या करिए, एक तो वाटर को स्टोर करके फिर कैनाल्स के जरिए जब बारिश नहीं होती पहुंचा रही है, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है बिजली फराहम कर रही है उन डैम्स के जरिए, तो एग्रीकल्चर को, उसका एग्रीकल्चरल लैंड्स को उनका पानी मिल रहा है, डोमेस्टिक यूसेज के लिए भी मीठा पानी मिल रहा है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो ये प्रोडक्शन कर रही है एक तरह से गवर्नमेंट। सही, तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है, और गवर्नमेंट के पास इसीलिए एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, काम भी करते हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या, एक सी ऑप्शन ये भी, गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप कर ले, जिसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड्स वगैरह सारे गवर्नमेंट के हैं, एक जगह से दूसरी जगह जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज प्राइवेट सेक्टर ने खरीद ली, या डोमेस्टिक हाउस होल्ड ने जितने घर खरीद लिया, उस सबके अलावा जनरली जितनी भी जमीन है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। मतलब, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं जो चाहे जाके वहाँ टेंट लगा बैठ जाए, नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो गवर्नमेंट अपनी तमाम प्रॉपर्टीज के दरमियान से, अगर पहाड़ भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस पहाड़ को काट के रोड निकालना चाहता है, गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ शायद पार्टनरशिप कर लेके इस पहाड़ को काट के रोड निकाल लें, और उस रोड से जो गाड़ी गुजरेगी हम आपको 10 साल के राइट्स दे रहे हैं कि उस गाड़ी से आप टोल कलेक्ट करें। टोल चार्ज होता है ना, टोल प्लाजा, टोल बूथ्स बने होते हैं जहाँ से गाड़ी गुजरती है तो एक टिकट पे करती है। तो फिर प्राइवेट सेक्टर शायद इंटरेस्टेड हो कि वो एस्टिमेट करे रोज़ की तकरीबन, लेट्स सपोज यहाँ से जो है ना रोज़ के एस्टिमेटेड 1000 ट्रक जो है ना वन वे गुजरेंगे और 1000 ट्रक रिटर्न वे आएंगे, तो रोज़ के 2000 ट्रक जो है ना एस्टिमेट करें तो 2000 दफ़ा रोज़ कितना हमारा किराया। सही, सो प्राइवेट सेक्टर अगर इंटरेस्टेड होगा, उसको बेटर रिटर्न्स नज़र आ रहे होंगे तो वो इन्वेस्ट करेगा, और वो एक पीरियड, एक ये नहीं कि ताहयात हमेशा के लिए नहीं, गवर्नमेंट एक टाइम पीरियड तक के राइट्स देती है, ठीक है ना। जैसे चाइना के साथ अगर गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना, वो तो खैर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो आई डोंट थिंक कहला सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो विद इन द कंट्री होता। तो आपके किसी दूसरे मुल्क ने आपके मुल्क में आके एक पोर्ट के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट की, तो उसको एक मियाद, एक टाइम पीरियड दिया हुआ है 40-50 साल, लेट्स सपोज आपको दिया है कि आप यहाँ पर इस पोर्ट के ऊपर आपके पास ऑपरेशनल राइट्स हैं, बाद में फिर आपको राइट्स रिन्यू कराने का भी हक होगा, ठीक है, लेकिन उसकी फिर एक पेमेंट दोबारा देनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से करके गवर्नमेंट्स तो कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, तो इससे भी गवर्नमेंट जो सर्विसेज फराम नहीं कर सकती वो फराम करने की पोजीशन में आ जाती है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं इसके अंदर। अब जैसे अगली हेडिंग है द गवर्नमेंट एज एन एम्प्लॉयर, तो पीछे कहीं ना कहीं पढ़ लिया, बात कर ही ली, गवर्नमेंट को इतनी सारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करनी होती है, तो उसके अंदर लोगों को भी रखती है गवर्नमेंट, वो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं सारे, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को रख के, सिर्फ ये नहीं है कि उन एम्प्लॉयज़ को रख रही है, गवर्नमेंट फिर वेज रेट्स भी सेट करती है उनको कितने देना, और वही वेज रेट्स फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी लागू करती है। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड सेट करती है कि एम्प्लॉयमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, वो खुद भी अडॉप्ट करती है स्टैंडर्ड्स, और फिर पब्लिक सेक्टर से भी अडॉप्ट कराती है, प्राइवेट सेक्टर से भी, सॉरी, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से भी अडॉप्ट करवाती है कि वो भी उन्हीं उसूलों पे चले एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस के। तो गवर्नमेंट एज एन एम्प्लॉयर एक अच्छा रोल अदा करती है लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी तो है कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, कम से कम हो, जीरो भी हो जाए तो गुड है, लेकिन खैर जीरो होती ही नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि आप हर साल बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट की एज में आ जाते हैं, और फिर जीरो होने का मतलब ये हो जाता है कि नोबडी सीकिंग वर्क, तो वो भी एक स्टेट बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं हो सकती होगी, लेकिन गवर्नमेंट की होती है लो एम्प्लॉयमेंट हो, बहुत लो एम्प्लॉयमेंट हो, ताकि सब ऑलमोस्ट जो है ना अपनी जॉब्स के ऊपर लगे हुए हों, और बाकी कुछ हों जो सीख कर रहे हो जॉब्स, ताकि जो फर्म्स हैं या खुद गवर्नमेंट है उनके पास बैकलॉग में वर्कर्स अवेलेबल हो, कि उनको अगर एक्सपेंड करना हो किसी तो कोई वर्कर्स अवेलेबल हो ना। बहरहाल, हाउ डज पब्लिक सेक्टर मैनेज डेफिसिट्स। अच्छा, अब वो पब्लिक सेक्टर चलता कैसे है,
पब्लिक सेक्टर के पास इनकम होती है, कहीं से भी आती है, वो अभी बात कर लेंगे, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं उसके। एक्सपेंडिचर्स कह दो, अच्छा लफ्ज लगता है, लेकिन बात वही है, एक्सपेंडिचर्स हो या एक्सपेंसेस हो। कभी कभी मुझे लगता था करंट है ना, अगर ऑपरेशनल है तो एक्सपेंसेस कहलाता है, और कैपिटल है ना तो एक्सपेंडिचर कहलाता है। ऐसा नहीं है, सही ना। जब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में पढ़ा था, तो उसमें भी दोनों के साथ एक्सपेंडिचर लगा था। तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो या कैपिटल एक्सपेंसेस हो या एक्सपेंडिचर बोलो, बहरहाल ये माइनस होते हैं। तो इसके बाद गवर्नमेंट के पास जीरो बचता है ना, डजेंट मैटर। माइनस में आंसर आता है, मैटर्स बट नॉट मैटर्स दैट मच। ओवर द टाइम पीरियड ये माइनस बाद में किसी प्लस से निगेट भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह गवर्नमेंट के पास अगर प्लस में आंसर आता है कि इनकम ज्यादा थी, एक्सपेंस कम हुए, तो सरप्लस गवर्नमेंट के पास बच गया कि अगले साल स्पेंड कर लेगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट की जो इनकम्स होती हैं उसकी गवर्नमेंट एक कैलकुलेशन रखती है, पहले से एस्टिमेट रखती है कि एस्टिमेटेड हमारे पास इनकम्स कहाँ कहाँ से कितनी कितनी आएंगे, और फिर उसको हम कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे। ये एस्टिमेटेड इनकम्स एंड एस्टिमेटेड स्पेंडिंग्स, ये मिलके क्या बनता है, बजट गवर्नमेंट का। एस्टिमेटेड के प्लान किया गवर्नमेंट ने कि इस साल हम इतनी इतनी इनकम्स रेज करेंगे और उसको फला फला सेक्टर में स्पेंड करेंगे, सही है। तो ये बनता है गवर्नमेंट का बजट। और गवर्नमेंट जब बजट बना रही होती है तो पब्लिक वेलफेयर को सर फहरिस्त रखते हैं अपने सामने, ठीक है। एक गवर्नमेंट ऐसी कि जो गरीब गवर्नमेंट है वो उमूमन बजट डेफिसिट में जाती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो पैसे बंद कर रहे हैं जिन को देने के लिए, जैसे फार्मर्स को सब्सिडीज दी जा रही है, तो अब वो आदी हो गए उन सब्सिडीज के, वो सब्सिडीज के बगैर प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे। सब्सिडीज बंद कर दी तो वो हड़ताल पे चले जाएंगे। स्कूल्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हैं, अगर स्कूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं उसको गवर्नमेंट ने बेयर करना है। तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के इदारे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या कोई भी ऐसे इदारे जो आपके आईडी कार्ड्स बनाते हैं, या ऐसे इदारे जो आपके लोकल म्यूनिसिपल सर्विसेज देते हैं, गार्डन्स, पार्क्स वगैरह की मेंटेनेंस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस, तो जितने भी ऐसे इदारे हैं इन सब पे खर्चा ज़्यादा होता है, इन इदारों की इनकम कम होती है। वो इनकम बिल्कुल इतनी लेते हैं कि बस वो थोड़ी बहुत कॉस्ट कवर हो जाए या रनिंग कॉस्ट एटलीस्ट कवर हो जाए, लेकिन फिर भी उनको अगर एक्सपेंड करना हो या कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि रेनोवेट करानी है बिल्डिंग XY। तो फिर गवर्नमेंट जो है वो प्लान करके रखती है कि किस किस सेक्टर को हमें देने इस साल पैसे और कैसे कैसे हमें वो इनकम रिसीव होगी जिसमें से हमें पे करना है। तो दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट्स बजट। जो गवर्नमेंट ऐसा प्लान बनाए कि जितनी इनकम आनी उससे ज़्यादा स्पेंड होंगे तो वो बजट डेफिसिट कहलाता है। और वो डेफिसिट पूरा होगा किसी लोन से, किसी ना किसी, या तो प्राइवेट सेक्टर से लोन ले ली या तो किसी दूसरे मुल्क के किसी जगह से लोन ले ली, ठीक है ना, किसी दूसरे मुल्क के किसी प्राइवेट सेक्टर से लोन ले ली, या किसी दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट से लोन ले ली, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले ली, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से लेके ही कवर करेगा गवर्नमेंट अपना डेफिसिट है तो कहीं से तो पूरा करना है ना गवर्नमेंट ने, ठीक है। और सरप्लस वो कि ज़्यादा जितना आपकी इनकम फ्लो है उससे कम आप एक्सपेंस कर रहे हो तो बच रहा है वो अगले साल काम आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इनकम्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये चीज़ जो है अभी आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बल्कि आगे दिखाऊंगा ये चीज़। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ डज पब्लिक सेक्टर मैनेज डेफिसिट्स। अपने डेफिसिट्स को कैसे मैनेज करता है, लोन्स लेके, बोरो करके, ठीक है ना। एक तो टैक्सेशन से इनकम हो रही है जो कि गवर्नमेंट की प्राइमरी इनकम कहलाती है। जितनी भी ऐसी इनकम होती है ना, गवर्नमेंट जो टैक्सेस से या ड्यूटीज़ लगा के या टैरिफ्स लगा के, कोई भी चार्जेस जो गवर्नमेंट लगाती है ना इनकम के ऊपर, क्योंकि टैक्स इनकम के ऊपर लगता है, लोगों की वेल्थ के ऊपर लगता है टैक्स, लोगों के पास जितने असासे हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, इनहेरिटेंस के ऊपर भी टैक्स लगता है, और इसके अलावा जो हम कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज उसके ऊपर भी हम जनरल सेल्स टैक्स देते ही हैं। तो ये ऐसे टैक्सेस कलेक्ट हो जाए, या ड्यूटीज़ के कुछ इंपोर्ट कराया किसी ने तो वो गवर्नमेंट को ड्यूटी पे कर रहा है, या कोई भी इस तरह के कोई भी टैरिफ्स भी गवर्नमेंट के जो है वो होते हैं, चार्जेस होते हैं जो पे करने होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से गवर्नमेंट कमाती है प्राइमरी इनकम। इसके अलावा गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से इनफ्लो गवर्नमेंट के पास पैसे का आ सकता है, गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कोई गवर्नमेंट का अपना कोई एसेट था या कोई जगह थी वो सेल कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। एक जगह
जो है ना वो हमवार कर दी इस हवाले से कोई प्राइवेट सेक्टर आके कोई प्राइवेट हाउसिंग स्कीम बन जाए वहाँ, ठीक है ना, तो इन्वेस्टर्स आएंगे, वो गवर्नमेंट से डील करके वहाँ पर राइट्स ले लेंगे और हाउसिंग स्कीम बनाएंगे और गवर्नमेंट वहाँ कमा लेगी। या किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप कर ली गवर्नमेंट ने कि आप फलां हमारे एक स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करें और एक जगह यूज़ करें जहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं और उसके बदले हमें आप जो है वो सालाना एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट कर देते वो पे करें। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज है जहाँ से गवर्नमेंट कमा सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है अपने हॉस्पिटल्स में भी तो थोड़ा चार्ज रख सकती है ना, स्कूल्स में भी थोड़ा चार्ज रख सकती है, वो भी सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, लेकिन वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, सही। द रोल ऑफ गवर्नमेंट एट एन इंटरनेशनल लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल, एन हट जाएगा यहाँ से क्योंकि इंटरनेशनल लेवल एक ही लेवल होता है, एन नहीं लगना है यहाँ पर। द रोल ऑफ गवर्नमेंट एट इंटरनेशनल लेवल, द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्फ्लुएंस नेशंस पार्टिसिपेशन इन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंटरवीन करते हो, यही बात सारी आगे तक लिखी हुई है, ठीक है। बेहतर हेडिंग ये है जिसको मैं पढ़ लूँ, फिर भी दो हेडिंग्स देख लेंगे। गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होती है, इसी तरीके से इमिग्रेशन पॉलिसीज बनाती है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मुल्क है जो चाहता है कि उसके वहाँ पर स्किल्ड लेबर आए, तो वो ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसीज बना देता है कि फॉर एग्जांपल एक मुल्क है जो चाहता है डॉक्टर्स आए उस मुल्क में, डॉक्टर्स की कमी है, तो इमिग्रेशन पॉलिसीज में स्किल सेट कर देता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको इमिग्रेशन पॉइंट्स इजीली मिल जाते हैं हमारे मुल्क में आने के, तो डॉक्टर्स को अट्रैक्ट करने, ये स्किल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक मुल्क से अगर ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, किसी दूसरे मुल्क जा रहा है, तो वो मुल्क अगर चाह रहे हैं ना कि हमारे मुल्क में ब्रेन जो है ना वो इनफ्लो हो, लोग आए, स्किल्ड लोग आए, तो वो इमिग्रेशन पॉलिसीज ईज आउट करेगा। कौन करेगा? मतलब उस मुल्क की गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है क्लोज आई रखती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। इसके अलावा गवर्नमेंट क्लोज आई रखती है कि अगर किसी दूसरे मुल्क से इन्वेस्टमेंट्स आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट्स किसी मुल्क से आ रही है, ओके फाइन, इट्स नॉट ऑलवेज गुड। इन्वेस्टमेंट्स अगर किसी दूसरे मुल्क से आ रही है और आपके मुल्क में कोई एसेट्स इस्टेब्लिश हो गए, फिर वो एसेट्स ने जब कमाना शुरू किया तो पैसा मुल्क से बाहर भी तो जाएगा जिसने इन्वेस्ट किया उसको रिटर्न की सूरत में। तो कोई ऐसे कॉन्टैक्ट हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले किसी दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ कोई ऐसे कॉन्टैक्ट ना कर लें कि जो बहुत ही अनफेयर हो, तो किसी किस्म की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो रही हो। क्योंकि अगर आपके मुल्क में कोई बहुत ही मजबूर है और वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि जिसके अंदर वो अभी कुछ भी इन्वेस्टमेंट मिल ले रहे हैं और उसके बदले 20-30% अपनी जो है ना ओनरशिप सेल कर रहे हैं, और अगर वो चल पड़ा बिजनेस तो आपके मुल्क की इकोनॉमी, उसके आपके मुल्क के लोग ही उसको यूज करेंगे उस बिजनेस की गुड्स एंड सर्विसेज को, तो आपके मुल्क के लोगों के पॉकेट से उस बिजनेस का पैसा जाएगा जिसमें से प्रॉफिट 30-40% जो है बाहर चला जाएगा वापस, सही है। तो ये भी बड़ा देखना होता है कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही है तो फिर जाएगी भी। जैसे कि बोरो करते हुए पैसा आ रहा होता है तो बोरोइंग कॉस्ट, उसके इंटरेस्ट जाएगा भी आपके पास से, तो बहुत कोई अनफेयर अरेंजमेंट्स ना हो रही हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसा आता हुआ बुरा अच्छा ही लगता है, नहीं, बुरा भी लग सकता है। वो देखते हैं पहले पैसा किस तरह, किस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती है, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं वैसे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए इंटरवीन करती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कि अगर आपकी इकॉनमी अनस्टेबल हो रही है तो किसी इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कोई ऐसी ट्रेड पार्टनरशिप्स कर ली या ऐसी डील्स कर ली कि जिसकी वजह से आपकी इकनॉमी अगर बैठ रही थी तो अब वो दोबारा अपने पॉइंट पे स्टेबल हो गई, वरना फिर लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट है जो अपनी, समझ लो, जिसकी प्रॉपर्टीज सारी कोलेटरल में एक एक करके जाती जा रही हैं और अब वो गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट होने के करीब है और वो सारी प्रॉपर्टीज़ जिनके पास हैं गवर्नमेंट की कोलेटरल के तौर पे रखी हुई हैं, गवर्नमेंट उनको पे नहीं कर पाए, अगर उनका इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर पा रही अगर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट हो सकती है, बैंकरप्ट हो सकते हैं, और बैंकरप्ट हो गए तो वो सारे एसेट्स के कंट्रोल उनके पास चला जाना है। तो गवर्नमेंट चाहेगी नहीं कि ये ऐसा हो जाए, गवर्नमेंट अपनी पोजीशन लिक्विड रखना चाहेगी, किसी और से डील करके उनको पे ऑफ कर देगी, समथिंग लाइक दैट। और हमारे मुल्क में ये चीज़ें सारी समझी जा सकती हैं क्योंकि वी आर मच इन दैट इकोनॉमिक, जिसे कहते हैं ना, एक क्रंच का शिकार है हम। गवर्नमेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रूल्स सेट करती है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स आ रही है तो किस बेसिस पे है, अगर इन्वेस्टमेंट जा रही है मुल्क से तो वो क्या, कितनी साइज की हो सकती है, किस बेसिस पे वो इंटरवीन करेगी गवर्नमेंट। बाकायदा स्टेट बैंक, आपके मुल्क का सेंट्रल बैंक जो भी होगा ना, वो इंटरवीन करेगा उन प्रैक्टिस के अंदर, जिसके अंदर बाकायदा उनके नुमाइंदे, सेंट्रल बैंक के नुमाइंदे आपकी कंपनी के नुमाइंदे के साथ इंगेज होंगे अगर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जो आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक है।
इसी तरीके से गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड के अगर रूल सेट कर रही है, इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी सेट कर रही है, एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री रख रही है कि एक्सपोर्ट करोगे तो आपके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, आप फ्री में एक्सपोर्ट करो, तो क्योंकि उसमें डॉलर अगर मुल्क पाना है। लेकिन आप ऐसी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो जो आपके मुल्क में रिक्वायर्ड है, जिसकी एक ऐसी चीज आप बना के एक्सपोर्ट कर रहे हो जो आपका मुल्क ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा होता है दूसरे ममालिक से, तो आप अपने मुल्क में सेल करो ना उसका। आप अगर पेट्रोल एक्सपोर्ट करो, इतनी अजीब सी बात हो जाएगी कि आप क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट, आपकी कंट्री को क्रूड ऑयल चाहिए होता है, इंपोर्ट करती है, सो गवर्नमेंट वुड नॉट अलाउ इट। सही। अच्छा जी, गवर्नमेंट किसी किस्म के ट्रेड डिस्प्यूट्स को हल करती है, इंटरवीन कर सकती है कि अगर आपके मुल्क की कोई बहुत अहम ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर की सही, किसी दूसरे मुल्क के ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्प्यूट है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है उस चीज़ को। गवर्नमेंट का कोई इदारा इंटरवीन करता है कि पेमेंट्स रिलीज कराए या टू इंश्योर के स्मूथ ट्रांजेक्शन्स हो रही हों। फेयर ट्रेडिंग कंडीशंस गवर्नमेंट चाहती है कि हो। सही है। गवर्नमेंट्स में वेलकम फॉरेन, अच्छा कुछ गवर्नमेंट से जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज को वेलकम करेंगी कि वो यहाँ पर आएंगी तो जॉब्स क्रिएट करेंगी। कुछ गवर्नमेंट से जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज को डिसलाइक करेंगी कि वो यहाँ पर आ गई तो लोकल इंडस्ट्री तबाह हो सकती है। सही, कि वो इतने बड़े प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट की कोई चेन अगर आ गई जो बहुत सस्ते पे ऑपरेट कर सकती है, तो जो हमारे लोकल स्टोर्स हैं वो बेचारे बिल्कुल ही बैठ सकते हैं। सही, तो शायद गवर्नमेंट उसको वो करे, मतलब अनवेलकम रखे, डिस्करेज करे कि उनका आने से। गवर्नमेंट ट्रेड ब्लॉक्स को ज्वाइन कर सकती है, जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर कितने सारे ममालिक ज्वाइन है आपस में, तो मेंबर जितने भी यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज हैं वो फ्रीली ट्रैवल भी करते हैं एक दूसरे मुल्क के अंदर, उनके पास शेंजन वीज़ा होता है, वो ट्रैवल करते हैं आपस में। फिर सेकेंडली वो जो है भैया उनके अपने सिटीजनशिप, उनका अपना ही बल्कि वीज़ा होता है, वो अलाउड होता है, ठीक है ना, उनके पास तो राइट्स होते हैं कि वो किसी भी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो है आपस में। सेकेंडली वो ट्रेड के ऊपर उनके टैरिफ्स, ट्रेड के ऊपर ड्यूटीज़ नहीं होती, ट्रेड फ्री जोन होता है आपस में उनका, कि एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री जो है, फ्रांस जो है, वो किसी दूसरी पोलैंड को या किसी तीसरी कंट्री को जो है ना वो माल बेच रही, तो आपस में दैट्स वो ड्यूटी फ्री, ठीक है। तो वो ट्रेड बॉक्स क्यों बनते हैं? ताकि उस ट्रेड के अंदर ही मेंबर्स आपस में खरीदो फरोख्त करें, उस ब्लॉक के अंदर सबको बेनिफिट मिले। सही। अच्छा जी, गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी हिस्सा बन सकती है, ठीक है, यूएन का हिस्सा बन लिया, चलो वो तो एक आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी काम किया, दुनिया के तमाम ममालिक के दरमियान जितने हद तक पॉसिबल हो वो ट्रेड एग्रीमेंट्स ऐसे करें कि बैरियर्स खत्म होते चले जाएं, ट्रेड बैरियर्स खत्म होते चले जाएं।